बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और आईपीएल की डेली खुराक के साथ अपन फिर से हाजिर हैं और मेरे साथ निशांत हैं। कल डबल हेडर का मैच था और बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। पहला मैच खास करके और दूसरा मैच इस लिहाज से ज़बरदस्त हुआ कि प्रियांश आर्या क्या बल्लेबाजी उन्होंने की। हाईलाइट ऑफ द डे वही थे। बिल्कुल, 4th फास्टेस्ट सेंचुरी है आईपीएल का और इस सीजन का सिर्फ अनकैप्ड इंडियन प्लेयर का तो ये फास्टेस्ट है। हाँ, अनकैप्ड प्लेयर है और वो 39 बॉल में मारे थे, बहुत ही तगड़ा। बाद में उसकी बात करेंगे, पहले हम लोग पहले मैच से शुरुआत करते हैं। पहले मैच से शुरू करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ है ना। 239 का वो टारगेट था, सिर्फ 4 रन से हारी है कोलकाता की टीम। तो ये सोच सकते हैं कि कितना इनके बैट्समैन ने भी काफ़ी कोशिश की। हालांकि लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा फ्लॉप हो गई, अदरवाइज मैच जो है वो काफ़ी। लेकिन पंत की चालाकी देखी आपने। कह रहे थे जोड़ रहे हो रन, जोड़ लो, आऊंगा ही नहीं। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा खेला। इनफैक्ट एक तो अच्छी बात क्या है कि लखनऊ के टॉप ऑर्डर बड़े अच्छे फॉर्म में है। निकोलस पूरन हो गए, मिशेल मार्श का ये आई थिंक तीसरा हाफ सेंचुरी था इस सीरीज में। तो हाँ, माकरम भी बहुत अच्छा 45 का स्कोर किया। तो टॉप ऑर्डर 3 ही बैट्समैन चले और स्कोर को कहाँ से कहाँ तक लेके पहुंचा दिया। निकोलस पूरन तो बहुत ही शानदार फॉर्म में है। तो 239 का टारगेट उन्होंने चेज किया। लेकिन केकेआर के लिए एक बार फिर से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट। फिर मुझे लगा कि क्विंटन डिकॉक एक बार फिर नहीं चले। हालांकि इट वाज अ डिसेंट स्टार्ट। 15 रन जो मारा उसमें 2 छक्के उन्होंने मारे थे। 37 रन पे इन लोग का 2 ओवर में 37 पहुंचा दिया था इन लोगों ने, इनके ओपनर से सुनील नारायण ने। उसके बाद जाकर के वो जो जब ये आउट होते हैं क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छे लय में दिखे देख करके। हाँ, कि चलो एक बहुत ही अच्छा, जो कि हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि कोलकाता का जो टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं कर रहा है, तो इस बार अजिंक्य रहाणे, सुनील नारायण ने भी कल थोड़ा अच्छा मतलब स्टार्ट दिया था। बिल्कुल 90 रन इन लोगों ने आई थिंक 10 ओवर में ही पहुंचा दिया था। पावर प्ले में इन लोग का 90 ओवर 6 ओवर में 90 रन। हाँ, 6 ओवर में 90 रन था, तो अच्छे लय में थे। और वेंकटेश अय्यर ने भी बाद में आकर के बड़े अच्छा संभाला। लेकिन बस वही जो गड़बड़ हो गई, ये थोड़ा सा मुझे लगता है, जैसा हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि रिंकू सिंह को काफी लेट भेजा इन लोगों ने। इनफैक्ट रिंकू सिंह को अगर थोड़ा ऊपर प्रमोट करते, एंडर रसल नहीं चले, जिसका कि खामियाजा मेरे हिसाब से केकेआर को भुगतना पड़ा। मुझे लगता है ना, अंगकृष रघुवंशी एक लोभ ये भी होता है, लालच, टेम्पटेशन की सामने वहां अगर क्रीज पर एक लेफ्ट हैंडर टिका हुआ है तो आप राइट हैंडर को भेजें। पता नहीं कहां से लिखवा करके ये लोग लाए हैं। अगर वैसा ही है तो फिर क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण से क्यों ओपन करवाते हो? दोनों लेफ्ट हैंडर है ना। तो रिंकू अच्छे खासे फॉर्म में पिछले मैच में दिखाया था उन्होंने, अच्छे टच में थे। इस बार इतना नीचे ले जाने की रमनदीप को ऊपर भेज दिया, अंकुश रघुवंशी को भेज दिया। चलो रमनदीप का मान लिया कि आप मौका दे रहे हो कि भाई खेलो, थोड़ा फॉर्म में आ जाओ। लेकिन आपको ये भी तो देखना चाहिए कि आप चेज क्या स्कोर कर रहे हो। आप ऐसे समय में जहां पे गेम आपको बना करके दिया है आपके टॉप ऑर्डर ने, आप वहां पे फिर इस तरह के एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लास्ट में एक ऐसा सिचुएशन जो 44 बॉल में 77 रन था, जो कि बहुत ही गेटेबल टारगेट है आज के डेट में आईपीएल में। लेकिन वही ये दोनों क्लिक नहीं किए, रमनदीप और जो इनकी जो बात कर रहे थे रिंकू। सबसे बड़ी बात है, हाँ, अंकृष और एंडर रसल का फ्लॉप होना जो है वो एक थोड़ा ज्यादा ही मेरे हिसाब से लीथल साबित हुआ केकेआर के लिए। बिल्कुल। और एक जो मैं देखता हूँ ना, जैसे 220-225 से ऊपर का जब भी स्कोर आप चेज कर रहे हो, तो ये एक शेर की सवारी जैसा है। आप कभी भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते, यार हो गया है ना। आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक जरा सी चूक, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। तो वो तो है ही। अंकुश रघुवंशी को आपने भेजा 5वें नंबर पर, उस खिलाड़ी का कोई तुक ही नहीं बनता है भेजने का, है ना। आपको रिंकू, मतलब नो ब्रेनर था, आपको रिंकू को भेजना चाहिए था। बिल्कुल। और रिंकू सिंह अच्छे फॉर्म में थे, अभी पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ मेरे हिसाब से। और आप अपने बेस्ट बैटर को भेजो ना भाई, है ना। बेस्ट बैटर है, रिंकू से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है, फिनिश करने का अनुभव रहा है उनको इस मैच का, और किया भी उन्होंने, खींच कर ले गए ना आखिर में एक बार फिर से 15 का रन रेट आ गया था। लेकिन सिर्फ 4 रन से हारी, बहुत नज़दीकी ये मुकाबला रहा। और एक पैटर्न में इस सीज़न में ये भी देख रहा हूँ ना कि कोलकाता जिस मुकाबले में स्पेंसर जॉनसन को खिलाती है वो हारती ही है। मैं जब मैच शुरू होता है ना, प्लेइंग स्क्वाड देखता हूँ, स्पेंसर जॉनसन का नाम है, इसका मतलब आज कोलकाता हार रही है। मतलब मेरे मन में ये आ जाता है। और कल जीत रही थी, मुझे लग रहा था क्या ये जो अवधारणा मैंने बनाई है वो गलत हो जाए, अंततः वैसा ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो कई बार कोई तुक नहीं बनता ना। स्पेंसर जॉनसन क्या है, आप अनलकी चार्म साबित हो रहे हैं। अनलकी चार्म से भी ज्यादा आप क्या साबित कर क्या रहे हैं वो उस टीम में, तो रहता ही है।
बट खैर मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला और हाई स्कोरिंग चेज देखने को मिला। हालांकि 4 रन से हारे, काफ़ी नज़दीक तक लेके गई, जो कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि टूर्नामेंट में मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो जो बोर्डम था वो आईपीएल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं किल हो रहा है। मुझे पिछले 1-2 मैचेस में देखने को मिल रहा है। वो मुंबई वाला मैच भी वैसा ही था और ये भी जबरदस्त मैच था। और मुझे तो लगता है कि आखिरी ओवर में जब हर्षित राणा स्ट्राइक पर थे, वो भी हीरो बनने चले गए। ठीक है, मानता हूँ हर्षित राणा मारते हैं, मतलब शॉट लगा सकते हैं, लेकिन आप रिंकू अगर सामने तो आपको पहली गेंद पर सिंगल लेकर के रिंकू को दे देना चाहिए था। हो सकता है इस मैच का नतीजा कुछ अलग हो सकता था, बट पहली गेंद पर उन्होंने चौका मार दिया कि मैं फिनिश करूंगा, दूसरी गेंद डॉट हो गई, तीसरी गेंद पर सिंगल उन्होंने लिया, तो 3 गेंद तो आप बर्बाद कर गए। मतलब ठीक है 5 ही रन बना पाए। हो सकता है अगर उन 3 में से, मतलब रिंकू को 3 गेंदें खेलने को मिली आखिर की, अगर उनको 5 गेंदें मिली होती तो क्या पता केकेआर कल इस मुकाबले को जीत जाता। बिल्कुल, बट ये देखिए कि एक ईडन गार्डन जैसे ग्राउंड में, जो कि काफी बड़ा ग्राउंड माना जाता है, उसमें इतना हाई स्कोर अब उतना बड़ा रहा नहीं, स्क्वायर बाउंड्रीज तो बहुत छोटी है वहाँ पे। अच्छा, ओके, हाँ, फिर तो ठीक है, बट स्टिल पहले जो 80 मीटर और उसकी बाउंड्री, अब तो उसको भी कम कर दिया गया। आईपीएल में थोड़ा कम भी कर देते हैं ये। अच्छा, ज्यादा चौके छक्के लगे इसलिए आईपीएल को और एंटरटेनिंग बनाने के लिए। सही है, नेक्स्ट मैच की बात किया जाए। नेक्स्ट मैच की बात कर लेते हैं। उसके बाद निखिल की वो भी है ना, मैच रिपोर्ट भी है, थोड़ा उन्होंने भी एनालिसिस किया, बट थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। चेन्नई वर्सेस बहुत जबरदस्त मैच बड़ा अच्छा था और एक स्टार जो उभर के आया, प्रियांश आर्या, क्योंकि वाकई आईपीएल में इस तरह के इनिंग्स बहुत कम देखने रेयर होते हैं। और मतलब इस सीजन के कितने 22 मैच हो गए, आई थिंक कम से कम 22 मैच हो गए, उसमें से सिर्फ दूसरा ये शतक है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही इंडियन प्लेयर्स ने शतक लगाया है। और ईशान किशन वो भी लेफ्ट हैंडर थे और पहले ही मैच उन्होंने मारा था, 22वें मैच में। बट यहाँ पे ये है कि कल एक्चुअली चेन्नई वर्सेस पंजाब मैच में स्कोर्स की तो बात हम लोग करेंगे। एक जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहा ना, पुअर फील्डिंग मेरे हिसाब से। थोक के भाव में कैच छूट रहे थे। अगर आप देखें पंजाब के टॉप ऑर्डर जो कल प्रियांश आर्या, अगर प्रियांश आर्या के अलावा जितने भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे, उनका टोटल स्कोर पता है कितना है? 25 बॉल में 23 रन, बिल्कुल, सबका कंबाइन मिला करके। सिर्फ प्रियांश आर्या के भरोसे ही आप लोग, उस सेंचुरी के भरोसे आप इतने हाई स्कोर पर पहुंचे। इवन प्रियांश आर्या का कैच छोटा था, खलील ने कैच छोड़ दिया, रिटर्न कैच वो छूट गया। उसके बाद जो दूसरे बैट्समैन जिन्होंने सबसे ज्यादा रन मारा, उनका भी कैच छोटा, शशांक का भी कैच छोटा था। तो 2 जीवन दान के साथ इन लोगों ने उसको भुनाया है। अब भाई चेन्नई की बात कीजिए, चेन्नई को 5 जीवन दान मिले थे कल, है ना, 5 कैचेस छूटे थे, लेकिन फिर भी वो भुना नहीं पे और मैच जो है वो इनके हाथ से निकल गया। धोनी, चलो हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि नीचे आ रहे हैं, कल चलो ऊपर 5वें नंबर पर आए थे। वैसे तो मुझे लग रहा है कि अगर पंत और धोनी एक टीम में खेल रहे होते ना, तो ये दोनों पहले आप कर रहे होते, उस चक्कर में दोनों टाइम आउट हो जाते। नहीं, कल आप देखते, कल अगर आपने पता नहीं वो वीडियोस देखा कि नहीं, जब धोनी ड्रेसिंग रूम में थे, काफी एक्साइटमेंट में लग रहे थे, ऐसा लगता है जोश आज तो वो जो धोनी मूवी में है ना कि आज तो मैया लगता है सुतिए देगा, तो वैसा ही बिल्कुल मूड में थे और आए भी थे और बैटिंग भी काफी अच्छी की थी उन्होंने। ठीक है, वो मिस टाइम शॉट हो गया, वो फील्डर वहाँ पे प्लेसमेंट ये जो जहाँ पे पीछे वो कर रहे थे, कैच पकड़ लिया, शॉट फाइन लेते, सही कनेक्ट नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, उनको डिफरेंट शॉट खेला जाता वहाँ पे। आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, बट स्टिल फुल टॉस था, आप उसको थोड़ा ऊपर से खेल सकते थे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी जरूर मुझे अच्छी लगी कि जो हम लोग इंटेंट की बात करते थे धोनी में कि नहीं दिखा रहे हैं, वो कल दिखा। 3 छक्के जो उन्होंने मारे, 10 बॉल में 26 रन का स्कोर किया, काफ़ी अच्छा था। और जो स्ट्राइक किया है, जो छक्के गए हैं, काफ़ी क्लीन हिटिंग की थी। तो उस हिसाब से धोनी को प्रमोट करना इनके लिए तो एक पॉजिटिव साइन मुझे सीएसके का दिखा। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी के मामले में मुझे लगता है सीएसके का कल फिर एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, लास्ट मोमेंट में क्रंच सिचुएशन में जब आपको रन रेट आपका काफी ज्यादा है, उस वक्त आप कॉनवॉय को रिटायर्ड हट कर रहे हो। नहीं, कॉनवॉय को तो मुझे लगता है पहले रिटायर करना चाहिए था। एग्जैक्टली, अगर आपको करना था तो पहले करना था। अब बिल्कुल जब मैच बिल्कुल क्लोज आ चुका है, वहां पे आप जडेजा को ला रहे हो और जडेजा जो कि खुद अच्छे फॉर्म में नहीं है, 2-3 बॉल उन्होंने सिर्फ वेस्ट कर दिया उसमें, और उस वक्त आप ऐसे सिचुएशन में जाके आप बॉल वेस्ट नहीं कर सकते। तो वो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रैटेजी की कमी। आप देखिए ना, विकेट गिरे थे पंजाब के भी, लगातार गिरते जा रहे थे, 80 पर 5, लेकिन चौके और छक्के आ रहे थे, है ना। और आप 200 का रन चेज कर रहे हो, अगर छक्के नहीं लगाओगे तो कैसे मैच? आपका पहला छक्का जो वो 9वें ओवर में शिवम दुबे आकर के, एग्जैक्टली, तो देवोन कॉनवे कर क्या रहे थे तब से, ठुकुर कर रहे थे। यही होता है। एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो सीएसके से है कि इनके बैट्समैन, सारे बैट्समैन का कुछ ना कुछ तो फॉर्म गड़बड़ चल ही रहा है। ऋतुराज भी नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से 1 रन बना के चले गए, जो कि आपके लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। रचिन भी नहीं चल रहे हैं, रचिन भी नहीं चल पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो
झाड़ फूक कराने की जरूरत है सीएसके को, स्ट्रैटेजी में हवन चेंज कराना किया पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो फिर ये बहुत जर्नी मुश्किल होने वाली है। प्लेआउट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये कॉलेज 6 में से 4 मैच इनको जीतना है अगर वो प्लेऑफ का जो वो अगर आपको उम्मीद बरकरार रखनी है। बहुत मुश्किल है, हालांकि टेक्निकली पॉसिबल है अभी भी, हैदराबाद के लिए भी, चेन्नई के लिए भी, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, और अभी भी अगर नहीं जागे तो देर हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा, ये पहुंच नहीं पाएंगे, प्लेऑफ की गाड़ी छूट जाएगी आपकी। और मुझे लगता है कि धोनी क्रिकेट में आने से पहले एक जॉब करते थे टीटी का, है ना। अब धोनी के रिटायर होते ही चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम वो जॉब कर रही है टीटी का। टीटी मतलब टुक टुक बट ठीक है, तो है। बट एक और चीज़ है, कल चेन्नई की बॉलिंग भी बहुत ही लिस्टलेस लगी, बिल्कुल भी अटैक में दम नहीं था। आर अश्विन उनका सबसे महंगा आई थिंक स्पेल साबित हुआ। हाँ, पहला और चौथा वो बीच में 2 बॉल अच्छे किए उन्होंने, लेकिन पहला और चौथा एक्सपेंसिव स्पेल कभी नहीं। प्रियांश आर्या ने जो हैट्रिक छक्के पथिराना को मारा भाई, मतलब गजब का, मतलब लोग उनको जूनियर हिटमैन कह रहे हैं कि लेजी एलिगेंस रोहित शर्मा जैसा है, और शॉट्स लगाते इतने शानदार तगड़े लगाते हैं। वही है। और मुझे लगता है चंडीगढ़ का जहाँ का ये ग्राउंड है वहाँ थोड़ा ग्राउंड थोड़ा छोटा भी है। मुल्लापुर नया ग्राउंड है, हाँ, मोहाली से थोड़ा छोटा है, और स्क्वायर बाउंड्रीज वहाँ भी छोटी बहुत हैं। इजीली छक्के लग रहे थे। मैंने तो लास्ट ओवर में आई थिंक 18th में जैनसन का एक छक्का देखा, जो कि वो खड़े खड़े बस बिल्कुल बैट घुमा, वो मुझे लगा कैच होगा, लेकिन वो तो बाउंड्री के पार चला गया। ग्राउंड भी थोड़ा छोटा था, लेकिन उसका एडवांटेज भी सीएसके के बैट्समैन नहीं ले पाए। तो हाथ और पैर इतने लंबे शॉट लगाते आधी पिच तक उनके हाथ चले जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन वही है ना, छोटे ग्राउंड का फायदा सीएसके के बैट्समैन नहीं उठा पा रहे हैं। वो आप जैसा हमने कहा 9th ओवर में पहला छक्का आ रहा है, और आप जब चेस कर रहे हो 222 का टारगेट, कहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप फिर वही बात हो जाती है कि आप लोअर ऑर्डर पे जाकर के आप ज्यादा प्रेशर डाल देते हो। हर मैच में आप ये एक बार फिर से देखिए, 180 का टारगेट जो है 2019 के बाद ये लोग चेज नहीं कर पाए, और जो कि इनका कंटिन्यू कर जारी है वो। इनके लिए मेरे हिसाब से सीएसके के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ना, एक मैच जिसमें ये पहले बैटिंग करे, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए फ्री होके खेले, कम से कम एक बार तो ऐसा मौका मिले कि बिना किसी प्रेशर के खेले और अच्छा टारगेट सेट करे। बार बार इनको चेस करना पड़ जाए और चेस में ये फेल हो जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ जब टॉस जीतकर, शाम वाले मैच की मैं बात कर रहा हूँ जो लेट नाइट तक चलता है, किसी कप्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग किया। ड्यू फैक्टर को ध्यान रखते हुए लोग पीछे आते थे, लेकिन श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी होगी, है ना। अच्छी उन्होंने, मतलब रणनीति उनकी अच्छी रही, कप्तानी भी अच्छी रही, और पंजाब प्रियांश आर्या की बदौलत शशांक और येंसन, मतलब आप देखिए डेप्थ पंजाब की टीम में 8वें नंबर पर मार्को येंसन आता है खेलने के लिए, वो भी लंबे लंबे छक्के मारता है, बिल्कुल, अच्छी बल्लेबाजी करता है। तो निश्चित तौर पर पंजाब की टीम, मुझे तो याद है जब क्रिस गेल ने 30 बॉल में सेंचुरी मारा था 2012 में, ओहो मतलब देख करके हम लोग भी सोचे कि ये क्या हो रहा है, हर बॉल पे छक्के लग रहे हैं, हर बॉल पे। और सोचिए एक टीम का स्कोर होता है 180, क्रिस गेल ने खुद ही मार दिया था 120 में, 170 या 80 का स्कोर था के आसपास। मतलब दैट वाज वही याद आ गया। इसी तरह से पंजाब में एक और प्लेयर हुआ करते, जैसे हम लोग 2-3 दिन पहले बात करते, पॉल वॉल्थेटी की 60 बॉल में पहला सेंचुरी उन्होंने मारा था पंजाब की तरफ से। वही कल का मैच देख करके वही होता है ना, प्रियांश आर्या के पिछले मैच पे जाएं राजस्थान के खिलाफ। बट प्रियांश आर्या का जो इनको जो पिक किया है पंजाब ने, ये बहुत सही डिसीजन इनके लिए साबित हो रहा है। आप देखिए आईपीएल ऑक्शन से पहले दिल्ली प्रीमियर लीग खेल रहे थे और उसमें 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप देखिए ना, इससे पहले जो राजस्थान के साथ मैच हुआ, जोफ्रा आर्चर ने पहली गेंद पर इनको 0 पे आउट किया, अगले मैच में इन्होंने शतक ठोक दिया। तो यही आईपीएल का खेल, और आज की जो युवा पीढ़ी है, जो नए नए लौंडे हैं आकर के अपना झंडे गाड़ रहे हैं। सुन लेते हैं मैच रिपोर्ट थोड़ा, है ना। प्रियांश आर्या दिल्ली के 24 साल के खिलाड़ी हैं। नाम आप इनका याद रखिएगा, क्योंकि 4 मैच वैसे खेल चुके हैं आईपीएल में, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने यहाँ पे एंट्री की ना चेन्नई के खिलाफ, काफ़ी लंबे समय तक इनकी चर्चा होने वाली। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? 103 रन उन्होंने बनाए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आईपीएल में शतक नहीं लगे हैं। 103 से ज़्यादा रनों की पारी बहुत सारी खेली गई हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट था 245 का, उससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट की भी बहुत सारी पारियां खेली गई हैं। जो इम्पैक्ट था उनकी पारी का, शायद उससे भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल पारियां इससे पहले खेली गई हैं। लेकिन इस तरह की चौंका देने वाली पारी मैंने इससे पहले आईपीएल में नहीं देखी। तो मेरे मुताबिक आईपीएल इतिहास की सबसे चौंका देने वाली पारियों में से ये एक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? वो क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से थी। देखिए, जैसे मैंने कहा, शतक पहले भी आते हैं, पर वो अंदाज बिल्कुल अलग होता है। ऐसा कब होता है कि आप खेल रहे हैं, दूसरी तरह विकेटों की दूसरी तरफ जो है वहाँ पर विकेटों की झड़ी लग गई है, आउट पे आउट होते जा रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन फिर भी आप उसी अंदाज में खेल रहे हो जैसे कि दूसरी तरफ कोई विकेट गिरी नहीं रही।
देखिए जब विकेट गिर जाती हैं 83 पे आप 5 आउट हो जाते हो, उसके बाद आप कितने भी बड़े बल्लेबाज हो, आप 7वीं गेयर पे अगर खेल रहे हो आपको 5वीं या 4थी गेयर पे आना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये डर होगा अगर मैं भी आउट हो गया तो 100 पे हमारी पूरी टीम ही ना सिमट जाए। उस स्थिति में भी इस तरह का अग्रेसिव अंदाज उन्होंने दिखाया प्रियांश आर्या में, जो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। एक तो ये चीज, दूसरी बात देखिए आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, कई बार आप चेस कर रहे होते हैं ना और बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तब भी समझ आता है कि भाई लक्ष्य इतना बड़ा, विकेटें गिर रही है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी खेलता रहता हूं, तेजी से खेलूंगा। उस बार कई बार 100 आ जाता है तो उस पर भी आप तालियां बजाते हैं, लेकिन इस बार आप पहले बैटिंग कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं तो सोचते हो नहीं यार पहले बैटिंग करते हुए 100 पे क्यों आउट हो, 150 180 तक तो ले जाऊं। ये सब कुछ नहीं उन्होंने सोचा, 100 का बात है पहले बैटिंग करते हुए। एक और बड़ी चीज जो अलग थी, कोई ना कोई तो एक पार्टनरशिप बनती है, कोई ना कोई तो आपके साथ खड़ा होता है। उनकी जो ज्यादातर पारी थी उसमें कोई पार्टनरशिप ही नहीं आई, अंत में जाके थोड़ी सी आई है शशांक के साथ, वो भी बहुत छोटी। ऐसी चीजें हुई हैं इस पारी में जो बहुत कम देखने को मिलती है, शायद इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे चौंका देने वाली पारियों में से एक है। बिल्कुल अलग किस्म का 100 है, इस अंदाज में 100 आता नहीं, इसलिए मैं इस 100 को बाकी जो आपकी पारियां आई हो, 100 आए हो, 80 आए हो, 90 आए हो, इससे पहले ढेर सारे आए हैं, उनसे अलग हटके देख रहा हूं। प्रियांश का देखिए ऐसा है कि सबसे पहले इनके बारे में हमने सुना था दिल्ली प्रीमियर लीग में, जब इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, 6 गेंदों में 6 छक्के उन्होंने लगाए थे, तब उनकी चर्चा होने लगी थी। रेड बॉल क्रिकेट भी खेले हैं अंडर 19 लेवल पे, ये सब यहाँ पर जब आए आईपीएल ऑक्शन टेबल पर तो दिल्ली प्रीमियर लीग की चर्चा थी, तो काफ़ी टीमों ने उन पर बोली भी लगाई, इसीलिए 30 लाख उनका बेस प्राइस था, लेकिन वो गए 3 करोड़ प्लस में और काफ़ी टीमें उनके पीछे जा रही थी। आखिर में पंजाब के पास बहुत बड़ा पर्स था तो उन्होंने खरीदा, और वो दिखा ही रहे क्यों प्रियांश आर्या को इतना हाईली रेट किया जा रहा था। वो इकलौते बल्लेबाज नहीं थे जिनकी वजह से 219 रन बनाती है पंजाब की टीम। स्वप्निल जो माफ़ कीजिएगा शशांक सिंह की भी यहाँ पर चर्चा करनी होगी, अर्धशतक उन्होंने लगाया, उनका स्ट्राइक रेट भी शानदार था और उनको रिटेन भी इसलिए ही किया गया था। तो लगभग इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर आपको 219 तक ले गए। यहाँ पर पंजाब के लिए शायद सबसे अच्छी खबर ये है कि अगर आप देखें ना, मुझे लगता है कि वन ऑफ द वर्स्ट डे पंजाब की बैटिंग का ये होगा। मुझे नहीं लगता इससे खराब दिन उनके लिए कोई बैटिंग का हो सकता है। क्यों कह रहा हूं खराब दिन? कि आपके टॉप 6 में से 5 बैटर आउट हो जाएं बिना कोई रन बनाए, और ये भी नहीं कि कुछ कंट्रीब्यूशन आया हो, सिंगल डिजिट, ऐसा तो होता ही नहीं है, और शायद इस आईपीएल में आगे हो भी ना। मेरा कहने का यह मतलब है कि आपके सबसे खराब बैटिंग वाले दिन भी अगर आप 219 लगा देते हो, यह आपको दिखा देता है कि उनकी बैटिंग की असली ताकत है क्या। तो इससे उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, चाहे आप पंजाब टीम का हिस्सा हो या फिर पंजाब टीम के फैन हो। 219 रन वो लगाते हैं। अच्छा, अब 219 लगाते हैं, कई टीमों के साथ हम मान भी लेते हैं कि शायद लक्ष्य का पीछा कर देते हैं। उस दिन मुंबई हमें लगा था बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही थी, हमें लगा क्या पता मुंबई की टीम वहाँ पहुँच भी सकती है, वो अलग बात है, वो चूक गए। कोलकाता की टीम जब यहाँ पर आज मुकाबला खेल रही थी, 238 रनों का पीछा कर रही थी, तब भी कईयों को लग रहा था शायद 238 रनों का वो पीछा कर भी पाए, काफ़ी करीब भी आए, 4 रन से वो चूक गए। लेकिन जब चेन्नई आ रही थी ना, 219 रनों का जो लक्ष्य का पीछा कर रहे थे, मैं सोशल मीडिया देख रहा था, क्रिकेट एनालिस्ट का सुन रहा था, किसी को ज़्यादा भरोसा नहीं था। और यही शायद एक सबसे बड़ी परेशानी है और ये दुर्भाग्य है चेन्नई की टीम का कि इस सीज़न उनकी रेपुटेशन कुछ ऐसी बन गई है कि सब मानने लगे 170-80 की टीम है भाई, वहाँ तक आप रन देंगे तो शायद बना लेंगे, उसके ऊपर इनके बस की बात नहीं है। ये रेपुटेशन चेन्नई की आ गई है। क्यों आई है? इसके पीछे ढेर सारे कारण हैं। कई बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है। आज भी कॉनवे ने कुछ रन जरूर बनाए, पर किस अंदाज में रन बनाए। 140 के स्ट्राइक रेट पर वो खेल रहे थे, उनको भी रिटायर्ड हर्ट कराना पड़ा, बाहर बुलाना पड़ा। उनकी जगह आते हैं रविंद्र जडेजा, वो भी कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए। बस अगर कोई थोड़ी बहुत खुशी मिली होगी चेन्नई की टीम को तो वो ये था कि महेंद्र सिंह धोनी आज नंबर 5 पे आ गए, नंबर 8 पे भी आए हैं, नंबर 7 पे भी आए हैं, आज नंबर 5 पे आ गए, नंबर 9 पे भी आए, आज 5 पे आए, तो खुश हुए होंगे कई फैंस। लेकिन उस पर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। रन उन्होंने कुछ मारे जरूर, लेकिन टू लिटिल टू लेट हो चुका था और आप 18 रन से ये मुकाबला हार जाते हैं। तो यहीं से शायद एक छवि बन रही है। ऋतुराज गायकवाड़ जो कप्तान है, उनके फॉर्म पर भी सवाल है भाई। जब वो ओपनर थे, सबसे ज़्यादा रन वो बनाते थे, कॉनवे और उनकी जोड़ी सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक थी।
अब आप वो नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर को लेकर परेशानी है, रन भी शायद इसलिए नहीं आ रहे। तो चेन्नई की जो बैटिंग यूनिट है इस सीज़न बहुत ही पीछे नज़र आई है। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े पुराने ज़माने का क्रिकेट खेल रहे हैं। गेंदबाजी फिर भी चलिए कई दिनों में अच्छी होती है, नूर गेंदबाजी कर लेते, खलील कर लेते, लेकिन बल्लेबाजी जो है वो उनकी सबसे बड़ी परेशानी है। इसका मतलब ये है चेन्नई अब पॉइंट्स टेबल के आखिरी कुछ पायदानों में से एक है। पंजाब की टीम जो है, हालांकि उन्होंने कई टीमों के मुकाबले एक मैच कम खेला है, लेकिन टॉप 4 की रेस पर वो बने हुए हैं। तो ये थी मैच रिपोर्ट पंजाब बनाम चेन्नई की। देखते रहिए आप आज तक रेडियो। आज गुजरात अहमदाबाद में कारवां पहुंच रहा है, गुजरात वर्सेज राजस्थान। वैसे देखा जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड दोनों टीमों का हेड टू हेड की बात करें तो राजस्थान का पड़ा बहुत हल्का है, भारी है। गुजरात का 5 मैच गुजरात ने जीते, एक मुकाबला राजस्थान को जीत हासिल हुई। लेकिन इस बार राजस्थान की टीम मुझे लगता है बहुत अच्छी है। देखा जाए तो जिस हिसाब से उन्होंने फॉर्म में वापसी की, हालांकि शुरुआत उनकी भी थोड़ी सी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन अब जाकर के जो रफ्तार पकड़ी और अलग अलग खिलाड़ी वहां उभर के आ रहे हैं। जोफ्रा आर्चर का फॉर्म में आना, जिस तरीके से पिछले 2 मैच में उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत ज़बरदस्त, मतलब एकदम डेडली थंडरबोल्ट गेंदबाजी उन्होंने की है। तो जोफ्रा आर्चर का फॉर्म में, संदीप शर्मा है वहाँ पे, महेश तीक्ष्णा और वनिंदु हसरंगा, 2 स्पिनर्स भी बढ़िया है। तो बल्लेबाजी में भी देखिए यशस्वी जायसवाल का लास्ट मैच में अच्छा, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। संजू सैमसन भी अच्छे टच में दिखे हैं आपके। रियान पराग ने भी अच्छा फिनिश किया था पिछले मैच में। एक मुकाबले में नीतीश राणा का बल्ला चला था। तो मतलब ध्रुव जुरेल भी उनके बल्ले से भी रन निकले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थान की टीम अच्छा खेल रही है, प्रॉपर टीम है और एक बढ़िया कॉन्टेस्ट। गुजरात हैट्रिक जीत, एक अगर डाउन भी है तो दूसरा उभार दे रहा है टीम को, बिल्कुल। और गुजरात की टीम भी हैट्रिक जीत के साथ आई है ना। तो बहुत जोरदार काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग युवा की बात करें, राजस्थान ने एक युवा क्रिकेटर को खरीदा था बिहार से, वैभव सूर्यवंशी। उनका क्या हो रहा है? वही कल प्रियांश आर्या को बल्लेबाजी करते हुए उनको देखने के बाद मुझे भी यही लग रहा है कि एक आध मैच दिखा दो, क्या है एक चांस तो उनको भी देख ही लेना चाहिए कि भाई 13 साल का लड़का अगर आया है टीम में तो क्या है उसमें आखिर खास बात, लोगों को देखने को तो मिले। ऑक्शन पे ये सब न्यूज़ बन जाता है, लेकिन जब तक आदमी देखे नहीं ना खेलते हुए, जैसे अर्जुन तेंदुलकर को जब खरीदा था बॉम्बे ने, कि ये कब खेलेंगे, फाइनली उनको 1-2 मैचेस में मुंबई के 1-2 मैचेस में चांस भी मिला, लेकिन एटलीस्ट कम से कम ऑडियंस देख तो ले कि अच्छा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे वो बिल्कुल सधे हुए हाथों में हैं। राहुल द्रविड़ हैं वहाँ, तो वो निश्चित तौर पर खिलाड़ी के भविष्य और करियर को देखते हुए भी वो कोई डिसीजन लेंगे तो हेस्टी डिसीजन तो राहुल नहीं लेंगे। उनको लगेगा कि हाँ ज़रूरत है तो उतार लेंगे, वरना कहेंगे भाई अभी थोड़ा पको, इसको पकने की ज़रूरत है, अभी आम कच्चा है। लेकिन आप देखें अगर मैच प्रेडिक्शन की अगर बात करें, है ना, जो मैंने बताया राजस्थान के अभी सब कुछ फायर कर रहा है फॉर्चुनेटली, और गुजरात की टीम 3 मैच जीत करके आई है। उनका जो टॉप ऑर्डर है बहुत शानदार खेल रहा है। शुभमन गिल पिछले मुकाबले में साई सुदर्शन नहीं चले, बटलर नहीं चले, तो शुभमन गिल खेल गए, है ना। तो बाकी देखें तो उनके पास फिनिशर्स भी बटलर के लिए तो है अपने पुराने फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट आप खेल रहे हो। यस, और जो भी लोग इस सीरीज में देख रहे हैं, जिन्होंने पुराने अपने फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट मैच खेला वो अच्छा ही परफॉर्म किया है, चाहे वो सिराज हो या कोई भी। उम्मीद करते हैं कि बटलर एक बार फिर से राजस्थान के खिलाफ, हालांकि जोफ्रा के अगेंस्ट भी उनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है। जोफ्रा आर्चर के तो एक एडवांटेज है गुजरात के पास, जोफ्रा का एक काट भी है वहाँ देखा जाए तो। और उम्मीद की जाएगी एक बार फिर से साई सुदर्शन से, क्योंकि वो खिलाड़ी कंसिस्टेंट है तो रन बनाएगा वहाँ पे। तो फटाफट मैच प्रेडिक्शन करिए। एक मुझे लगता है राशिद खान थोड़ी सी कमजोर करी हैं। हाँ, फिलहाल कमजोर कड़ी तो नहीं बोला जाएगा, बस अभी विकेट्स नहीं निकाल ले रहे हैं, पिट भी जा रहे हैं उस हिसाब से वो। हाँ, बट वो बड़े मैच के प्लेयर है, वो कर सकते हैं टर्न अराउंड कभी भी। बाकी होम एडवांटेज आई डोंट नो, अभी इस बार तो अहमदाबाद में पंजाब ने हराया था जाकर। हाँ, नहीं तो हर बार इस सीरीज में तो यही हो रहा ना कि होम एडवांटेज किसी को मिल नहीं पा रहा है, सारे अपने अपने ग्राउंड पे हार जा रहे हैं। कल भी क्या रहा हार गई। तो खैर ठीक है, मैं चाहूंगा राजस्थान को जीतते हुए देखना। बेसिकली 3 बार अगर गुजरात अभी पिछले तीनों मैचेस जीते तो थोड़ा सा एक उसको जमीन पे लाने की बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो नहीं तो उड़ने लगेंगे ना। एग्जैक्टली, हाँ, तो राजस्थान की तरफ मेरा है झुकाव रहेगा। मैं चाहूंगा कि उसको, मुझे लगता है दोनों टीम की अगर गेंदबाजी देखें तो दोनों की गेंदबाजी बहुत बैलेंस्ड है ना। सिराज है वहाँ, प्रसिद्ध कृष्णा है वहाँ पे, अच्छी गेंदबाजी करें, और दोनों साई किशोर एक ही, हाँ साई किशोर क्या बेहतरीन बॉलिंग करें। दोनों को एक ही पैरेलल पे मैं दोनों को रख के देखता हूँ। अब सवाल उठता है कि ये मैच कौन जीतेगा। जो बल्लेबाजी अच्छी करेगा ना, दोनों की बल्लेबाजी में जो बेटर बल्लेबाजी कर जाएगा वो जीतेगा, क्योंकि गेंदबाजी तो एट पार ही है दोनों। बिल्कुल, हाँ, बैट्समैन ही जो है वो डिफरेंस लाएंगे। बट मुझे लगता है कि वही जो आप कह रहे थे, लॉ ऑफ एवरेजेस लग जाता है कभी कभी। तो 3 मैच आप जीते हैं तो चांसेस, इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान के पक्ष में बनते हुए दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से इसीलिए मैंने कहा राजस्थान की चांसेस है इस बार। ठीक है, तो
इस एपिसोड को अब रैप अप करते हैं, छोटा ही रखते हैं। कल मुलाकात होगी आपसे नए एपिसोड में और बात होगी आज के मुकाबले की। गुजरात और राजस्थान के बीच बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा, एंटरटेनिंग मुकाबले की उम्मीद है। और आईपीएल जैसे जैसे धीमी आंच पर पक रहा है, टेस्ट आ रहा है, स्वाद उसका बढ़ रहा है, क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ ऐसा ही एक क्लोज फाइट आज देखने को मिलेगा अहमदाबाद में। कल आपसे मुलाकात होगी। आपके जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो कमेंट्स हैं, उन्हें आने दीजिए कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब वीडियो के नीचे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप सिर्फ ऑडियो पर हमें सुन रहे हैं तो radio@aajtak.com पर अपने फीडबैक भेज सकते हैं, रिएक्शन भेज सकते हैं, सवाल हो तो वो भी भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।